चंपावत का नरभक्षी। लेखक जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट लिखते हैं, जब पहली बार मैंने बाघ के बारे में सुना उस समय मैं एडी नॉवेल्स के साथ मलानी में शिकार पर था। बाद में इसी बाघ को औपचारिक रूप से चंपावत का नरभक्षी कहा गया। इस प्रांत में बहुत समय तक एडी को उच्च कोटि का खिलाड़ी और शिकार के किस्सों के अक्षय भंडार के रूप में याद किया जाएगा। वे इन थोड़े से भाग्यशाली व्यक्तियों में से थे जिनके पास जीवन की प्रत्येक वस्तु उत्तम कोटि की थी। उनकी राइफल के अचूक निशाने और मारक शक्ति का कोई सानी न था। उनका एक भाई भारत का सबसे अच्छा निशानेबाज था, दूसरा भाई सेना का सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी था। इसलिए जब एडी ने मुझे बताया कि उसका साला दुनिया का सर्वोत्तम शिकारी है और उसे सरकार ने चंपावत के नरभक्षी को मारने का काम सौंपा है, तो मैंने सोच लिया कि अब पशु की गतिविधियों की सीमा निश्चित हो गई है। न जाने क्यों बाघ को मारा नहीं जा सका। सरकार को इस बात से बहुत चिंता हो रही थी। 4 साल बाद जब मैं नैनीताल गया तो इनाम घोषित हो रहे थे। विशेष शिकारियों को बुलाकर नौकरियां दी जा रही थी। अल्मोड़ा के डिपो से गोरखों को भेजा गया था। इतने कदम उठाने में भी मनुष्यों की हत्या की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। बाघ अब तक पूर्ण रूप से नरभक्षी हो चुकी थी और कुमाऊं में आ पहुंची थी। इससे पहले वह नेपाल में 200 लोगों को मार चुकी थी और वहां से हथियारबंद नेपालियों ने उसे कुमाऊं की ओर भगा दिया था। यहाँ पर भी उसने 4 साल में संख्या 244 तक पहुंचा दी थी। जब मैं नैनीताल पहुंचा तो स्थिति यही थी। वहीं पर नैनीताल के डेप्यूटी कमिश्नर बर्थेड मेरे घर आए। उन्होंने मुझे बाघिन के बारे में बताया। उसके कारण वे असीम मानसिक दबाव में थे। उन्होंने मुझसे वादा ले लिया कि अगला मनुष्य मारे जाने के समाचार के तुरंत बाद मैं चंपावत के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैंने 2 शर्तें रखी। पहले कि सरकार के इनाम खारिज किए जाए और दूसरी कि अल्मोड़ा से आए विशेष शिकारी वापस बुला लिए जाएं। इन शर्तों के पीछे मेरे कारण थे कि मुझे इनाम का लोभी न समझा जाए। हर खिलाड़ी मेरे दृष्टिकोण को भलीभांति समझता था। मेरी शर्तें मान ली गई। 1 सप्ताह के बाद बर्थेड सुबह सुबह मेरे पास आए और बताया कि पिछली रात एक स्त्री को देवीधुरा और दूनाघाट के बीच स्थित पाली गांव में नरभक्षी ने मार डाला है। मुझे अनुमान था कि मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, इसलिए अपनी कैंप किट उठाने के लिए मैंने 6 लोगों को साथ ले लिया था। नाश्ते के बाद हम चल पड़े। धारी तक 17 मील का पहला दिन था। दूसरी सुबह मोरनाला पर खा पीकर हमने देवीधुरा पर रात गुजारी और शाम तक पाली पहुंचे। स्त्री के मरने के 5 दिन बाद गांव के लगभग 50 स्त्रियां, पुरुष और बच्चे आतंक में थे। जब मैं पहुंचा तो सूर्य अभी डूबा न था, परंतु सारा गांव द्वार बंद करके घरों के अंदर था। मेरे आदमियों ने आंगन में आग जलाई। मैं चाय पी रहा था तो देखा कोई दरवाजा खुला और डरे डरे से कुछ लोग बाहर निकले। मुझे बताया गया कि पिछले 5 दिन से किसी ने घर की दहलीज नहीं पार की थी। आंगन की गंदगी ने इस बात की पुष्टि की थी। लोगों के पास भोजन खत्म हो रहा था और यदि बाघ मारा या भगाया न गया तो वे सब भूखे रह जाएंगे। बाघ अब भी आसपास था, ये निश्चित था। 3 रातों से वह सड़कों पर गर्जना करता सुना गया था। सड़क घरों से केवल 200 गज की दूरी पर थी। उस दिन वह गांव की ढलान पर हुई जुताई वाले खेत में देखा गया था। गांव के मुखिया ने बड़े प्यार से मुझे कमरा दे दिया था। हम 8 लोग थे। एक कमरे में सबका रहना कठिन था। फिर उस कमरे का एकमात्र द्वार गंदगी से भरे आंगन में खुलता था। मैंने बाहर खुले में सोना मंजूर किया। रात को बहुत हल्का भोजन करके मैंने देखा कि मेरे सारे आदमी दरवाजा बंद करके सो गए। मैं भी सड़क के किनारे एक पेड़ से टेक लगा के निशाना साध कर बैठ गया। गांव वालों ने कहा था कि बाघ को रात में सड़क के किनारे चहलकदमी करने की आदत है। चांद पूर्णिमा का था। मैंने सोचा आज मैं उसका शिकार कर ही लूंगा, यदि मैंने उसे पहले देख लिया तो। जंगल में मैंने बहुत सी रातें काटी थी शिकार का खेल खेलने के लिए, परंतु ये पहली बार थी कि मैं नरभक्षी की खोज में निकला था। मेरे ठीक सामने की सड़क चांदनी की किरणों से चमक रही थी, परंतु मेरे दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे पेड़ों के घने साए तेज हवा से झूल रहे थे। हिलते हुए साए में मुझे 1 दर्जन बाघ मेरी ओर बढ़ते हुए दिख रहे थे। उस समय अपने ऊपर अफसोस हुआ कि मैंने अपने को नरभक्षियों की दया पर क्यों छोड़ दिया। गांव की ओर लौटने का साहस मुझ में नहीं था। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं इतना डर गया था कि जानबूझकर लिया हुआ पूरा काम करना संभव न था। मेरे दांत किटकिटा रहे थे, कुछ डर से और कुछ ठंड से। मैं सारी रात सर्दी में बैठा था। बर्फीली पहाड़ियों पर सुरमई भोर उतर रही थी। मैंने अपने घुटने मोड़ के सिर टिका लिया।
1 घंटे बाद जब मेरे आदमी मुझे खोजते हुए आए तो मैं गहरी नींद में सो रहा था। मैंने किसी बाघ को न तो देखा था और न सुना था। गांव में पहुंचकर मैं अपने साथियों को ढूंढने लगा। वे हैरान थे कि मैं जीवित कैसे बचा। मैं चाहता था कि वे मुझे उन घरों में ले जाए जहाँ के सदस्य समय समय पर मारे गए थे। उनमें से कोई भी इस बात पर राजी नहीं था। मुझे उन्होंने आंगन से उस दिशा की ओर संकेत करके दिखा दिया जहाँ बाघ ने लोगों की हत्या की थी। जिस हादसे के कारण मैं यहाँ आया था उसकी साक्षी कोई 20 लड़कियां दुर्घटना का एक एक विस्तार बताने को उत्सुक थी। लड़कियां एक समूह में मध्याह्न से 2 घंटे पहले अपने पशुओं के भोजन के लिए बांज के पेड़ से पत्ते लेने गई थी। आधा मील चलने के बाद वे पेड़ों पर चढ़ के पत्ते काटने लगी। पीड़िता और 2 दूसरी लड़कियां घाटी के किनारे वाले पेड़ पे चढ़ गई। जरूरत के पत्ते लेके वे पेड़ से नीचे उतर रही थी। उसी समय एक बाघ चुपचाप सबकी नजरों से बच के आया और अपने पिछले पैरों पे खड़ा होकर उस स्त्री के पैर को खूब पकड़ लिया। स्त्री के हाथ से पेड़ की शाखा छूट गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगी। बाघ ने उसे घाटी की ओर खींचा और उसका पैर छोड़ दिया। स्त्री उठने के लिए संघर्ष कर रही थी कि बाघ ने उसे गले से पकड़ लिया। उसको मारने के बाद स्त्री के समेत घाटी की दूसरी ओर छलांग लगा दी। घनी गाड़ियों में फिर बाघ गायब हो गया। ये सारी दुर्घटना उसी पेड़ पर चढ़ी लड़कियों से कुछ फुट की दूरी पर हुई। शायद सारी स्त्रियों ने इस हादसे को आंखों से देखा। जो ही बाघ और वह स्त्री ओझल हुई, आतंकित स्त्रियां और लड़कियां गांव की ओर भाग गई। गांव के पुरुष दोपहर का खाना खाने घर आए थे। सब इकट्ठे हुए और ढोल लेकर या कोई भी धातु का बर्तन बजाते हुए जंगल की ओर चले गए। पुरुष आगे आगे और स्त्रियां पीछे पीछे। घाटी पे पहुंच के सबके सामने एक ही प्रश्न था कि अब क्या करें। अभी इस पर विचार हो ही रहा था कि कोई 30 गज की दूरी से बाघ की गर्जना सुनाई दी। विचार विमर्श तो एक तरफ रह गए। सभी लोग हड़बड़ाहट में पीछे मुड़े और एक साथ गांव की ओर भागे। भगदड़ मच गई। कुछ देर के बाद जाके सांस में सांस आई। तब शुरू हुआ एक दूसरे पे दोषारोपण। पहले कौन भागा, क्यों भागा, इतने डरपोक हैं हम। खैर, फिर एक बात पे सब राजी हुए कि यदि हम इतने ही बहादुर हैं तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तीसरी बार घाटी के पास पहुंच गए। इस बार उनमें से एक बंदूकधारी ने गोली चला दी। गोली की आवाज से बाघ गरजता हुआ झाड़ियों के पीछे से निकल आया। इसके बाद स्त्री के बचाव का अभियान त्याग दिया गया। मैंने बंदूकधारी से पूछा कि उसने झाड़ी के पीछे गोली क्यों नहीं दागी, आकाश की ओर क्यों नहीं चलाई। उसका उत्तर था, बाघ पहले से ही चिढ़ गया था। यदि इसे गोली लग जाती तो निश्चित रूप से मुझे मार डालता। उस दिन की सुबह मैंने 3 घंटे तक गांव के चक्कर लगाए कि शायद कहीं बाघ के पैरों के निशान मिल जाए। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं बाघ से अचानक सामना न हो जाए। एक स्थान पर घने पेड़ों से भरी घाटी में जब मैं झाड़ियों के चक्कर लगा रहा था, कुछ कलगी मुर्गियां फड़फड़ाती हुई झाड़ियों में से निकली और मुझे लगा मेरे दिल की धड़कन सदा के लिए रुक गई है। मेरे सहायकों ने अखरोट के पेड़ के नीचे सफाई करके मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर दी। सुबह के नाश्ते के बाद गांव के मुखिया ने मुझे गेहूं की फसल काटने वालों की सुरक्षा के लिए वहीं रुकने की प्रार्थना की। उसने कहा कि मजदूर यानी उपस्थिति में ही फसल काटेंगे, नहीं तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। आधे घंटे बाद किसान और उनके घर के लोगों ने बहुत कठोर परिश्रम से 5 बड़े खेतों से फसल काट के ढेर लगा दिए। मैं और मेरे सहायक भरी राइफलों के साथ पहरे पर खड़े रहे। बस घरों के पास कुछ खेत बचे थे जिन्हें कटवाना मुखिया के अनुसार आसान था। गांव में काफी सफाई करवाई गई थी। एक और कमरा मेरे लिए तैयार कर दिया गया था। दरवाजे पे कांटेदार झाड़ियां लगा दी गई थी ताकि बाघ अंदर न आ सके और हवा भी आ जा सके। पिछली रात की नींद की भरपाई भी हो सकेगी। मेरी उपस्थिति से गांव वालों का हौसला बढ़ गया था और वे अब निश्चिंत भाव से घूम रहे थे। परंतु अब भी उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं आया था कि वे मुझे जंगल में घुमा सके, जबकि यह मेरे लिए आवश्यक था। ये लोग जंगल का चप्पा चप्पा जानते थे, इसलिए वे चाहते तो मुझे यहाँ वहां घुमा सकते थे, जहाँ कम से कम बाघ के पैरों के निशान तो दिख ही सकते थे। नरभक्षी बाघ था यह तथ्य था ही, परंतु वह जवान था या वृद्ध मादा थी या नर, यह उसके पंजों के निशानों से मैं पता कर सकता था। सुबह जल्दी से चाय पी के मैंने बताया कि मैं अपने आदमियों के लिए मांस लेना चाहता हूँ। गांव वालों से कहा कि जहां मुझे घोरल यानी कि पहाड़ी बकरी मिल सके वहां का रास्ता बता दे। गांव चोटी के पूर्व पश्चिम में बसा था। ठीक नीचे सड़क पर वही जगह थी जहां पिछली रात पहाड़ी गिरी थी। मुझे बताया गया कि घास से भरी ढलान पे बहुत सारी घूरल मिलने की संभावना थी, यानी कि पहाड़ी बकरी। बहुत से लोग मुझे वह जगह दिखाने के लिए तैयार हो गए।
मैं अपनी प्रसन्नता जाहिर नहीं होने देना चाहता था। मैंने 3 आदमी चुने। मुखिया से कहा कि यदि जैसा वे कह रहे हैं मुझे घुरल मिले तो 2 गांवों को दे दूंगा और एक अपने सहायकों के लिए रख लूंगा। सड़क पार करके हम सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ी पर चढ़े। हम सब दाएं बाएं बड़ी सतर्कता से देखते हुए जा रहे थे। आधे मील की ढलान पे सामने घाटियां दिखाई देने लगी। घाटियों की संधियों में से दाई और पत्थरों और घास से ढकी ढलान भी दिखाई देने लगी। मैं कुछ क्षणों के लिए वहां बैठ के ढलान को निहार रहा था। मैंने अपनी पीठ चीड़ के पेड़ पर टिकाई थी। तभी मुझे पहाड़ी के ऊपर कुछ हरकत दिखाई दी। यह हलचल दोबारा हुई तो मैंने देखा कि एक गुरल कान फड़फड़ा रहा था। वह घास में खड़ा था और उसका सिर दिखाई दे रहा था। मेरे साथ के लोगों ने अभी उसे देखा न था। अब तक उसका सिर भी पत्तों में घुल मिल गया था। मैं उनको साफ साफ दिखा भी नहीं पा रहा था। उनको सामान्य इशारा देकर मैं उन्हें बैठने और मेरी ओर देखने का निर्देश देकर निशाना साधने लगा। मेरे पास पुरानी मॉर्टिनी हेनरी राइफल थी। इस शस्त्र में लक्ष्य भेदने की भलाकी शक्ति थी। फासला चाहे कितना भी हो, यहाँ दूरी 200 गज की थी। मैं चीड़ की जड़ पे सुविधा से राइफल टिका के लेट गया और सावधानी से मैंने गोली चला दी। काले कारतूस से निकले धुएं से मेरा दृश्य धूमिल हो गया था। आदमी ने बताया कि कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी गोली या तो पहाड़ से टकरा गई या फिर सूखे पत्तों पर गिर गई। फिर से राइफल में कारतूस डालकर मैंने निशाना साधा। उसी समय मैंने देखा कि जिस स्थान पे मैंने गोली चलाई थी वहां की घास हिली। घुरल का पिछला भाग दिखाई दिया। जब वह घास से मुक्त हुआ तो पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा। तीव्र गति से नीचे आकर घास में धंस गया। वहां पहले से लेटे 2 घुरल उठ गए और सबको चेताने के लिए छींक जैसी आवाज निकाली। ये 2 पशु घास में से निकल कर भागते हुए पहाड़ी से ऊपर की ओर चले गए। अब वे मेरे और भी निकट आ गए थे। मैंने प्रतीक्षा की कि बड़े वाले घुरल की गति धीमी हो। उसके सामने आते ही मैंने उसकी पीठ पे गोली दागी। दूसरी वाला जो ही मुड़ा उसके कंधे पे गोली चलाई। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब असंभव को संभव बना लिया जाता है। बहुत ही कष्टकारी स्थिति में लेट के 60 डिग्री के कोण पे 200 गज की दूरी से निशाना लेकर फायर करना 1 लाख में से 1 शॉट के भी सही होने की संभावना नहीं हो सकती। फिर भी भारी सिक्के की बनी गोली काले बारूद से धकेली जाके एक बाल भर भी इधर उधर न जाके सीधे अपने लक्ष्य पर टकराई और पशु की तत्काल मृत्यु हो गई। और फिर सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ी जो बीच बीच में छोटी छोटी तंग घाटियों उबड़ खाबड़ पत्थरों से भरी हुई थी, उसपे से फिसल कर मृत जानवर उस स्थान पे जा गिरा जहां उसके 2 साथी गिरे पड़े थे। उसकी ठोकर लगने से वे दोनों घुरल खिसकते हुए लुढ़कते हुए पहाड़ी की ढलान से छोटी सी तंग घाटी 3 में जा गिरे। गांव के आदमियों ने पहले कभी राइफल को चलते हुए नहीं देखा था। उनकी हैरानी और खुशी देखना मनोरंजक था। जब वे गिरते पड़ते हुए घाटी से जानवरों को उठा के लाने के लिए जा रहे थे, नरबख्शी उस समय उनके ध्यान से कुछ देर के लिए उतर चुका था। यह अभियान मेरे लिए कई प्रकार से बड़ी सफलता लेकर आया था। पहला लाभ तो यह हुआ कि सब लोगों को मांस का राशन मिल गया। दूसरे, मैंने गांव वालों को विश्वास जीत लिया। सभी जानते हैं कि शिकार के कितने तरह के किस्से बुने जाते हैं। इन कहानियों की आवृत्ति में कभी आनंद का तत्व फीका नहीं पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता कर रहा था। उस समय कुछ दूर घुल्लों की चमड़ी उतारी जा रही थी। मेरे साथ शिकार पे आए 3 आदमी 3 जगह बढ़ गए थे। इन तीनों की कल्पना को खुली छूट मिल गई थी। वहां एकत्र हुए लोगों की भीड़ में से विस्मय से जन्मी तरह तरह की आवाजें मुझ तक पहुंच रही थी, विशेषकर तब जब मेरे साथ मजे से लेकर वे शिकार के विस्तार बता रहे थे कि कैसे साहब ने 1 मील की दूरी से घुरल का शिकार किया था, कैसे उस जादू की गोली ने इन जानवरों को मारा। वे सब इतने चमत्कृत थे कि साहब के चरणों को छूने पहुंच गए थे। दोपहर के खाने के बाद गांव के मुखिया आए और पूछने लगे कि मुझे साथ के लिए कितने आदमी चाहिए। बहुत सारी उत्साहित भीड़ में से मैंने 2 पुराने आदमी और कुछ गांव के लोग अपने साथ लिए। वे मुझे उस अभागी स्त्री के घर तक ले गए जिसे बाघ ने अपना शिकार बनाया था। हमारी पहाड़ी लोग जो हैं अधिकतर हिंदू हैं और वे मृतक का दाह संस्कार करते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य शेर का भोजन बन जाता है तो वे शव का कोई भी अवशेष खोज के उसका संस्कार कर देते हैं। अभी तक उस स्त्री का संस्कार होना बाकी था। परिवार ने मुझसे मृतक के शरीर का कोई भी अंश खोज के लाने की प्रार्थना की। बचपन से ही मैंने जंगल के कुछ संकेतों को देखकर उनकी व्याख्या करने का शौक पाला था।
वर्तमान हत्या में मेरे पास उस कांड के सभी लोगों के बयान थे, परंतु ऐसे साक्ष्य बहुत बार विश्वसनीय नहीं होते हैं। जंगल में मिलने वाले संकेत जो कुछ हुआ उसके सत्य आलेख होते हैं। घटना स्थल पर पहुंच के मैंने अनुमान लगाया कि बाघ सबसे नजर बचा के वृक्ष तक अचानक पहुंचा कैसे। रास्ता केवल एक ही था, वह वृक्ष से जुड़ी तंग खाई से ऊपर आया होगा। खाई से लगभग 100 गज नीचे उतरकर फिर ऊपर तक पहुंच के मैंने बाघ के पैरों के निशान देखे। 2 पत्थरों के गिरने से वहां की मिट्टी नरम थी, इसलिए निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इसी से मुझे अंदाजा हुआ कि वह अधेड़ावस्था की मादा बाघी नहीं थी। वह अवश्य ही खाई से 10 गज ऊपर बड़े पत्थर के पीछे लेटी होगी, शायद पेड़ से उस औरत के नीचे उतरने की प्रतीक्षा में। स्त्री ने सबसे पहले पत्ते काट लिए थे और वह एक 2 इंच की गोलाई की शाख को पकड़कर नीचे उतर रही थी, जब बाघिन ने अपनी पीछे की टांगों के बल पे खड़ी होकर उस औरत के पैर पकड़ के खाई में खींच लिया होगा। स्त्री के हाथ से पत्ते और शाखा छूट गई। शाखा पर उसकी उखड़ी हुई खाल चिपकी थी। तंग घाटी में उसके संघर्ष के चिन्ह थे। जमीन पर सूखे हुए रक्त की छाप थी। वहां से खून की एक रेखा दूसरे किनारे तक गई हुई थी। वहीं से एक झाड़ी के पीछे बाघिन ने अपने शिकार को खाया था। वहां के लोगों का विश्वास है कि नरभक्षी सिर, हाथ और पैर नहीं खाते हैं। यह गलत है। वह पशु अपने शिकार का सारा शरीर, यहाँ तक कि खून से सने कपड़े तक खा डालता है। यदि कोई बाधा न हो तो यह मेरा एक बार का अनुभव है। खैर, यह अनुभव मैं फिर कभी बताऊंगा। वर्तमान घटना में हमें शिकार के कपड़े और कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले। साथ लाए हुए कपड़े में लपेटकर वह परिवार को सौंप दिए गए। अवशेष इतने कम थे, फिर भी संस्कार के लिए काफी थे। उच्च जाति की उस स्त्री की अस्थि अब माँ गंगा तक पहुंच जाएगी, ऐसा उनको विश्वास था। चाय पीने के बाद मैं एक और त्रासदी के स्थान पर गया। सरकारी सड़क से गांव को अलग किया गया था। सड़क के उस पार एक आदमी की कुछ एकड़ जमीन थी। सड़क के ऊपर की एक और उसने झोपड़ी बना ली थी। 2 कमरों की इस झोपड़ी में उस आदमी की पत्नी, 4 साल की बेटी और 6 साल का बेटा और 2 बहनें रहती थी। एक दिन दोनों बहनें घास काटने के लिए पहाड़ी पे गई। अचानक बाघिन आई और बड़ी बहन को उठा के ले गई। कोई 100 गज तक छोटी बहन हाथ में दरात लिए उसे छोड़ दो, मुझे ले जाओ चिखती हुई पीछे भागी। वीरता के इस अविश्वसनीय कार्य को मुख्य गांव के लोगों ने देखा था। बाघी ने मृत स्त्री को कुछ दूर जाकर जमीन पर डाल दिया और पीछे करने वाली स्त्री की ओर मुड़ी। एक भयानक दहाड़ के साथ वह उस बहादुर स्त्री पर झपटी। स्त्री एकदम मुड़ी और पहाड़ी से नीचे भागते हुए सामने गांव के अंदर चली गई। कदाचित वह गांव वालों को यह सब बताना चाहती थी जो वह पहले से जानते थे। स्त्री की अस्पष्ट और असंगत आवाजों का कारण गांव के लोग भय और उत्तेजना समझ रहे थे। गांव वाले शेर को भगाने के लिए तैयार होके गए थे, परंतु असफल रहे। लौटने पर ही उन्हें पता चला कि वह वीरबाला अपनी ही वाणी खो चुकी थी। मैं जब झोपड़ी की ओर जा रहा था तो ये कहानी मुझे बताई गई थी। वहां तक पहुंचा तो वह लड़की कपड़े धो रही थी। वह पिछले 12 महीनों से गूंगी थी। वह सामान्य लग रही थी, बस उसकी आंखों में एक प्रकार की थकान थी। मैंने उसे बताया कि मैं उस बाघिन को शूट करने आया हूँ जिसने उसकी बहन को मारा था। उसने दोनों हाथ जोड़े और मेरे पांव छू लिए। मुझे उस समय लगा कि मैं एक ढोंगी हूँ। सच है, मैं नरभक्षी को मारने का संकल्प करके आया हूँ, परंतु इस पशु के बारे में प्रसिद्ध था कि वह एक ही इलाके में दूसरी बार शिकार नहीं करता। उसका कार्यक्षेत्र कई 100 वर्ग मील था। मेरा लक्ष्य पूरा होना उतना ही कठिन था जितना भूसे के ढेर से सुई को खोजना। मैंने बहुत दिन पहले नैनीताल में बहुत सी योजनाएं बनाई थी। पहली योजना पे अमल कर चुका था, उस पर दोबारा कोशिश करना सही नहीं था। दूसरी योजना यहाँ आकर आकर्षक नहीं लग रही थी। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई परामर्श देने वाला भी नहीं था, क्योंकि कुमाऊं में पहला नरभक्षी था। परंतु कुछ तो करना था, इसलिए मैं 3 दिन सुबह से शाम तक जंगल में घूमता रहा। गांव वालों ने जहां जहां बाघिन के होने की संभावना बताई, मैं वहां गया। मैं यहाँ कुछ समय के लिए अपनी कहानी को विराम दूंगा। गांव वालों में एक अफवाह फैल गई थी कि मैं कई बार पहाड़ी स्त्री की वेशभूषा बनाकर जंगल में जाता हूँ। नरभक्षी मुझसे आकर्षित होकर मेरे पास आता है और मैं उस दराज से कुल्हाड़ी से उसको मार देता हूँ। मैंने एक बार गांव की किसी स्त्री से साड़ी मांग के लपेटी और बैठ के घास काटने लगा। ये किसी पेड़ पे चढ़कर पत्ते काटे, परंतु ये छल कभी सफल नहीं हुआ। 2 बार एक बाघ पेड़ के पास चुप के बैठा रहा या फिर किसी गिरे हुए पेड़ के पीछे लेट गया।
उसने मुझे कभी उसे शूट करने का मौका नहीं दिया। इस प्रकार ये अफवाह का खंडन हो गया। इस कहानी के आगे हुआ यह कि मैं जान गया कि बाघिन इस क्षेत्र से निकल चुकी है। पाली के निवासियों को निराश करके भी मैंने निर्णय किया कि 15 मील दूर पाली के पूर्व में चला जाऊंगा। प्रातः उठकर वहां से चल दिया और घूना घाट में जाके नाश्ता किया। शाम तक मैं चंपावत पहुंच गया। इस क्षेत्र में सड़कें असुरक्षित मानी जाती थी। लोग एक गांव से दूसरे गांव बाजारों में जाने के लिए बड़े समूह में जाते थे। इसलिए धूना घाट से चल के चंपावत तक पहुंच तो हमारी 8 जन की पार्टी की संख्या 30 तक जा पहुंची। उन लोगों में 20 ऐसे थे जो महीने पहले चंपावत आए थे। उन्होंने मुझे बहुत दयनीय कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे बताया ये सड़क कुछ मील चंपावत के साथ पहाड़ी के दक्षिण में घाटी के साथ साथ 50 गज तक चलती है। हम लोगों में से 20 लोग चंपावत के बाजार की ओर जा रहे थे। सड़क पे जाते जाते दोपहर के बाद एक मनुष्य के कराने की आवाज ने हमें चौंका दिया। ये आवाज नीचे घाटी में से आ रही थी। हम सब इकट्ठे होकर चलने लगे। धीरे धीरे ये आवाज नजदीक आ रही थी। सड़क के किनारे हमने घाटी में झांका तो एक बाघ दिखाई दिया। उसने एक वस्त्रहीन स्त्री को उठाया हुआ था। हम सब भय से कांप रहे थे। औरत के बाल बाघ के एक ओर जमीन पे लटके थे और पैर दूसरी ओर। बाघ ने उसे कमर से पकड़ रखा था। स्त्री छाती पीट रही थी। मदद के लिए कभी भगवान तो कभी इंसान को पुकार रही थी। हमारी आंखों के सामने कोई 50 गज आगे तक बाघ अपने बोझे के साथ आगे निकल गया। जब चीखें दूर से सुनाई देनी बंद हो गई तो हम सब आगे बढ़ गए। और तुम 20 लोगों ने कुछ नहीं किया? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। हम डर गए थे और डरा हुआ आदमी क्या कर सकता है। यदि हम उसे बचाने की कोशिश भी करते तो बाघ गुस्सा जाता और हमारे लिए मुसीबत बन जाता। फिर खून से लथपथ वह स्त्री तो अपने घाव से यूं भी मर जाती। मुझे बाद में पता चला कि वह औरत चंपावत के पास के एक गांव से थी। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी जब बाघ उसे उठाकर ले गया। उसके साथियों ने शोर मचाया, गांव की ओर भाग के सबको बताया। तब तक ये 20 आदमी भी पहुंच गए। सब मिलके उस रास्ते पर चल पड़े उस औरत को बचाने के लिए। अब आगे की कहानी वही लोग कहें तो बेहतर होगा। जब उस स्त्री को बचाने के लिए हम निकले तो हम 50 या 60 लोग थे। बहुत से लोगों के पास बंदूकें थी। जहां से वो औरत उठाई गई थी उस स्थान से एक फलांग आगे हमें उसके कपड़े मिले। वहीं से आदमियों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए। बंदूकों से गोलियां दागने लगे। इस प्रकार से 1 मील से ज्यादा चलकर घाटी के सिरे तक पहुंच गए। वहीं हमें वह औरत मिली जो कन्या से जरा सी बड़ी थी। एक बड़ी शिला पे उसका शव मिला। बाघ ने उसका शरीर चाट चाट के साफ कर दिया था, पर अभी तक उसे छुआ तक न था। हमारी टोली में कोई स्त्री न होने के कारण हमने मुंह फेरकर किसी किसी के दिए गमछों से उसे लपेट लिया। शिला पे लेटी हुई वह ऐसी लग रही थी जैसे सोई हो और छुएंगे तो अभी जाग जाएगी। बंद दरवाजे के पीछे लंबी रातों में जागते हुए ऐसे अनुभव दोहराए जाते हैं। जीवन भर नरभक्षी पशुओं के देश में भयावह वातावरण में रहते हुए निवासियों के जीवन और मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण और क्षेत्र में क्या परिवर्तन आ सकता है। बाहर से आने वाले व्यक्ति को लगता है कि वह ऐसे कठोर यथार्थ धरातल पे पैर रख रहा है जहां का नियम ही घोर हिंसा करना है। तेज दांतों वाले बाघ और तेंदुए मनुष्य को अंधेरी गुफाओं में रहने को विवश कर देते हैं। चंपावत के दिनों में मैं बहुत छोटा और अनुभवहीन था। फिर भी उस शापित भूमि पे कुछ समय बिताकर मुझे विश्वास हो गया कि नरभक्षी के भयावह साए में रहने से अधिक बुरा कुछ और हो ही नहीं सकता। इसके बाद के 32 सालों के अनुभव ने इस विश्वास को दृढ़ कर दिया। चंपावत के तहसीलदार को मेरे बारे में अनुशंसा के पत्र दिए गए थे। एक रात वह मेरे डाक बंगले पर आया। उसने परामर्श दिया कि मैं कल ही कुछ मील दूर एक बंगले में रहूं। उस बंगले के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को इन नरभक्षियों ने मार डाला था। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं तहसीलदार के साथ उस बंगले की ओर चल गया। वहां पहुंचकर मैं नाश्ता कर रहा था कि 2 आदमियों ने समाचार दिया कि वहां से 10 मील दूर एक गांव में बाघ ने एक गाय को मार डाला। तहसीलदार किसी जरूरी काम की बात करके चला गया। जाते समय रात को आके मेरे साथ रहने का वादा कर गया। मेरे गाइड पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलने के अभ्यस्त थे। रास्ता ढलान वाला था। हम लोग बहुत कम समय में लक्ष्य पे पहुंच गए। वहां से मुझे गौशाला में ले जाया गया। मैंने देखा एक सप्ताह भर का बछड़ा तेंदुए ने मार के आधा खाया हुआ था।
उस समय तेंदुए को शूट करने का न तो मेरे पास समय था और न ही इच्छा। मैंने गाइड को इनाम दिया और बंगले की तरफ चल दिया। तहसीलदार अभी तक पहुंचा न था। अभी दिन के प्रकाश का 1 घंटा शेष था। मैं चौकीदार के साथ उस जगह पे पहुंचा जहां उसके अनुसार बाघ पानी पीने आता था। उस स्थान पे झरने का सिरा था। वहीं से सिंचाई के लिए पानी लिया जाता था। झरने के आसपास नरम मिट्टी पे बाघ के पैरों के निशान थे, परंतु वे ताजे नहीं थे। फिर भी यह लगा कि यह निशान बाघ से काफी अलग थे। इसकी परीक्षा मैंने पहले पाली गांव की घटना की घाटी में की थी, जहां वह किशोरी मारी गई थी। बंगले पे वापस आए तो तहसीलदार आ चुका था। बरामदे में बैठ के मैंने उसे दिन के अनुभव बताए। उसने मेरी भटकन पे अफसोस जताया और उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि रास्ता लंबा है और इसी समय जाना उचित होगा। मुझे उसके कथन पे काफी हैरानी हुई, क्योंकि दिन में उसने 2 बार मेरे साथ रुकने की बात कही थी। मुझे उसके न रुकने पर कोई एतराज न था। यहाँ बहुत बड़ा खतरा था। उसने मेरी एक ना सुनी। वह बरामदे से नीचे उतर के अंधेरी रात में निकल गया। उसके पीछे उसका एक सेवक भी धुंधली रोशनी वाली लालटेन लेके चला गया। मैंने टोपी उतार के उस बहादुर आदमी का अभिवादन किया। उसके ओझल होने तक मैं खड़ा रहा, फिर अंदर आ गया। बंगले के बारे में मुझे एक कहानी कहनी है, पर अभी नहीं। यह पुस्तक जंगल की कहानियों की है। प्रकृति के नियमों से परे घटी घटनाओं के साथ इन कहानियों की संगति नहीं बैठती है। दूसरे दिन सुबह में फलों के बाग और चाय बागान में चला गया, फिर झरने पे नहाया। दोपहर को तहसीलदार आ गया। चंपावत से उसके कुशलतापूर्वक लौटने पे मुझे बहुत चैन मिला। मैं तहसीलदार से बातें करते हुए नीचे की ओर सड़क देख रहा था। दूर खेतों से घिरे गांव की ओर से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह पहाड़ी पर चढ़ रहा था, कभी तेज चलता हुआ तो कभी भागता हुआ। स्पष्ट था कि कोई महत्वपूर्ण समाचार लेके वो आया था। मैंने तहसीलदार से कहा, मैं अभी जाता हूँ, और तेजी से उतरने लगा। जब उस आदमी ने मुझे आते हुए देखा, वह सांस लेने के लिए बैठ गया। जो ही मैं उसकी आवाज सुनने लायक फासले तक पहुंचा, उसने ऊंची आवाज में कहा, जल्दी आइए साहब, बाघ ने एक लड़की को मार डाला है। मैंने उससे कहा, वहीं बैठे रहो। मैं मुड़ के भागता हुआ बंगले तक पहुंचा। अपनी राइफल और कुछ गोलियां लेते हुए मैंने तहसीलदार को खबर दी। उससे यह भी कहा कि वह मेरे पीछे पीछे गांव में आ जाए। वह आदमी जो मुझे बुलाने आया था उन लोगों में से था जिनकी जीभ और टांगे एक साथ काम नहीं कर सकती। जब उसका मुंह खुलता वह पत्थर जैसा हो जाता, और जब वह भागने लगता तो मुंह बंद हो जाता। मुझे कहना पड़ा, मुंह बंद रखो और रास्ता बताओ। सो हम सब चुपचाप नीचे की ओर भागने लगे। गांव में उत्तेजित स्त्री पुरुष और बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसा सदा ही होता है। सब के सब एक साथ बोल रहे थे। एक आदमी शोर को शांत करने की कोशिश कर रहा था, परंतु कोई सुन नहीं रहा था। मैं उसे अलग ले गया और कहा कि मुझे तसल्ली से बताओ कि क्या और कैसे हुआ है। गांव से एक फलांग आगे शाहबलूत वृक्षों के पत्तों की ओर इशारा करके उसने कहा, कोई 12 लोग ढलान की सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। तब बाघ अचानक आया और एक 16 साल की लड़की को पकड़ लिया। शेष सब लोग गांव की ओर भाग गए। एक आदमी को बंगले की ओर भेजा गया ताकि आपको समाचार दे सके। इस आदमी की पत्नी उस समय वहीं थी। उसने पहाड़ी के ऊपर पेड़ की ओर संकेत करके बताया कि वहां बाघ उस लड़की को ले गया था। समूह के लोगों ने डर के मारे पीछे मुड़ के देखा तक नहीं कि बाघ किस दिशा में लड़की को लेके गया था। भीड़ को मैंने बिना शोर किए मेरे आने तक गांव में ही रहने का आदेश दिया। मैं पेड़ की ओर चला गया। वहां का मैदान काफी बड़ा था। समझ नहीं आया कितना बड़ा बाघ 12 लोगों की नजर से बच के कैसे आया। उन्हें पता तब चला जब लड़की के गले से रूंधी हुई आवाजें निकली। लड़की को जहां पे मारा गया था वहां खून की तलैया सी बनी थी, और ठीक उसके दूसरी ओर एक टूटा हुआ चमकीले नीले मनकों का नेकलेस पड़ा हुआ था। कदाचित लड़की ने गले में पहना होगा। इस स्थान से एक पगडंडी पहाड़ी के ऊपर की ओर जा रही थी। बागिन के जाने का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक और रक्त के धब्बे दिख रहे थे। जिस ओर लड़की का सिर लटका होगा, दूसरी ओर उसके पैरों के घिसटने के निशान थे। आधा मील ऊपर जाके मुझे लड़की की साड़ी मिली। पहाड़ी पर थोड़ा ऊपर जाके उसका पेटीकोट मिला। एक बार फिर बागिन वस्त्रहीन स्त्री को उठाकर ले जा रही थी। शुक्र है इस बार यह बोझा मृत था। पहाड़ी की चोटी के पास पगडंडी काले कांटों की घनी झाड़ी में से निकल रही थी। कांटों में लड़की के साह काले बालों की लंबी लटें उलझी हुई थी। उसके पीछे बिच्छू बूटी बिछी हुई थी,
जिस पर बाघिन निकली थी। मैं उस मार्ग से बच के निकलने की कोशिश कर रहा था जब किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो राइफल लिए एक आदमी दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा कि मेरे मना करने पर भी वह क्यों मेरे पीछे आया है। उसका उत्तर था कि तहसीलदार ने भेजा है। मैं उनकी आज्ञा को कैसे टाल सकता था। वह अपनी बात पर अटल दिखा। बहस करने का मतलब था कीमती समय को गंवाना। मैंने उसे भारी जूते उतारने के लिए कहा। उसने जूते झाड़ी के पीछे छुपा दिए। फिर उसे मैंने हिदायत दी कि वह मेरे आसपास रहे और पीछे की ओर ध्यान रखे। मैं बहुत पतली जुराबे, निकर और रबर सोल के जूते पहने था। बिच्छू बिट्टी के आसपास कोई रास्ता न होने के कारण मैं बाघिन के पैरों के निशान के ऊपर पांव रख के बहुत तकलीफ से चला। उसके बाद एकाएक पगडंडी बाएं की ओर मुड़ गई और फिर बहुत ऊंची चढ़ाई से नीचे सीधे की ओर। यह मार्ग बोने बांसों के पौधे से ढका हुआ था। 100 गज नीचे रक्त की रेखा तंग जलधारा में गई थी। लगता था कि बाघिन काफी कठिनाई से वहां से गुजरी थी क्योंकि आसपास के पत्थर उखड़े हुए थे। मैंने जलधारा का 600 गज तक पीछा किया। जो हम आगे बढ़ रहे थे त्यों मेरा साथी उत्तेजित हो रहा था। कम से कम 12 बार उसने मेरी बाह पकड़ के रूंधे गले से कहा था कि उसे बाघिन की आवाज सुनाई दे रही है, कभी दाएं से, कभी बाएं से और कभी पीछे से। पहाड़ से नीचे उतरते हुए हमें कोई 35 फुट ऊंची नुकीली चोटी मिली। अब तक मेरा साथी नरभक्षी के शिकार से भर पाया था। मैंने उससे मेरे वापस आने तक एक शिला पे चढ़ के बैठने को कहा। बड़ी खुशी से वह ऊपर चढ़कर बैठ गया और मुझे संकेत किया कि वह आराम से है। मैं जलधारा के साथ साथ नीचे की ओर बढ़ गया। एक बड़ी शिला का चक्कर लगाकर नदी 100 गज नीचे गिर के बाईं ओर से आ रही गहरी संकरी घाटी में जा मिली। मिलन स्थान पे एक ताल सा बना हुआ था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैंने खून के धब्बे देखे। बाघिन ने लड़की को इसी जगह पे लाके रखा था। मेरे आने से उसके भोजन में बाधा पड़ी थी। हड्डियों के टुकड़े बाघिन के पैरों के निशान के आसपास बिखरे पड़े थे। उनमें धीरे धीरे रक्त मिला पानी भर रहा था। ताल के पास कोई चीज पड़ी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह है क्या। पास जाने पे पता चला कि वह मनुष्य की टांग है। नरभक्षियों का शिकार करते हुए कभी ऐसा दयनीय दृश्य देखने में नहीं आया। घुटने के नीचे से कटी हुई टांग इतनी सफाई से अलग की गई थी कि जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से काटी हो। टांग को देखते देखते मैं बाघिन के बारे में भूल ही गया। अचानक मुझे लगा मैं तो बहुत खतरे में हूँ। जल्दी जल्दी मैंने राइफल उठाई और अपनी 2 उंगलियां ट्रिगर पे रखी। यह करते हुए मैंने देखा कि कुछ मिट्टी 15 फुट नीचे जलधारा में छपाक से गिरी। मैं नरभक्षी के शिकार में नया था, इसलिए मैंने अपने आप को इस प्रकार के आक्रमण के खतरे में डाला। मैंने तत्काल राइफल को ऊपर की ओर उठाया। कदाचित मेरी इस प्रतिक्रिया ने बाघिन को मुझ पर आक्रमण करने से रोक दिया और मैं बच गया। उसी ने किनारे के ऊपर से मिट्टी को नीचे धकेला था। जलधारा का तट बहुत ऊपर और सीधी चढ़ाई करके जाने पर मिलता। उस पर चढ़ना असंभव था, इसलिए मैं थोड़ी दूर चल के जल में कूदा। ताल को पार करके दूसरे किनारे पे पहुंचा। एक झाड़ी पकड़ के धीरे धीरे ऊपर तट पे आया। वहां छोटे बांस के पौधे फैले थे। वे आधे झुके हुए थे, धीरे धीरे सीधे हो रहे थे। इससे मालूम पड़ा कि बाघिन कुछ ही देर पहले यहाँ से निकली है। थोड़ी दूर आगे जाने पे मुझे आगे को निकली हुई एक शिला दिखाई दी। बाघिन ने उसी के नीचे अपना शिकार को छोड़ा होगा और मुझे देखने किनारे तक आई होगी। अब बाघिन लड़की को लेकर जिस पगडंडी से निकली वह निर्जन चट्टानों की ओर जा रही थी। वह प्रदेश कठिन और खतरनाक था। वहां चट्टानों में दरारें और गहरे खड्डे थे। इन पे पहाड़ी पौधों के जाल बिछे थे। बीच में एक सीढ़ी का पायदान सा नजर आ रहा था। धोखे से उस पे पांव रखने का अर्थ था अपना कोई अंग तोड़वाना या फिर मौत। इन परिस्थितियों में आगे बढ़ने में बहुत देर लगती। इसका लाभ उठा के बाघिन ने अपना भोजन पूरा करने के लिए इस स्थान को चुना। मैंने 1 दर्जन बार बाघिन के विश्राम स्थल देखे होंगे। उस जगह से आगे रक्त की रेखा और भी स्पष्ट दिखाई देती। यह उसका 436वां शिकार था। अब तक उसे बचाव दलों के कारण भोजन करते समय बाधाओं की आदत पड़ चुकी थी, परंतु मैं समझता हूँ कि यह पहली बार हुआ था जब इतनी देर तक लगातार किसी ने पीछा किया था। अब उसने गुर्रा के अपना विरोध जताना शुरू कर दिया था। एक बाघ के गुर्राने का महत्व समझने के लिए आवश्यक है कि मेरी जगह पे बैठ के देखा जाए। चारों ओर चट्टाने, बीच में घनी वनस्पति, उस पर सावधानी से पैर रख के चलना अनिवार्य। एक भी पल की असावधानी से चट्टानों के बीच से सीधे गहरी खाई में गिरने का खतरा।
अलाव के पास बैठ के पढ़ने वाले पाठकों से मुझे यह आशा नहीं है कि वे इस समय मेरी मानसिक स्थिति को समझ सकेंगे। गुर्राने की आवाज और आक्रमण का भय, दूसरी ओर एक उम्मीद भी कि यदि बागिन को क्रोध आ गया और उसने मुझ पे हमला कर दिया तो मुझे अपना लक्ष्य पूरा करने का अवसर मिल जाएगा जिसके लिए कि मैं आया हूँ। दूसरे, इस पशु को दंड देके अतः पीड़ा देने का बदला भी ले सकूंगा। बागिन का गुर्राना केवल एक संकेत था। जब उसे समझ आया कि मैं पीछे हटने की बजाय तेजी से उसका पीछा कर रहा हूँ तो वह स्वयं ही पीछे हट गई। मैं लगभग 4 घंटे से उसके पद चिन्हों पर चल रहा था। हालांकि मैं बार बार जमीन पे उगी हुई वनस्पति को हिलते हुए अनुभव कर रहा था, परंतु कहीं भी मुझे उसके छिपने का स्थान नहीं दिखाई दिया। उधर पहाड़ियों के पीछे से उठते हुए साए मुझे चेतावनी दे रहे थे कि यदि मैं अंधेरे से पहले गांव पहुंचना चाहता हूं तो मुझे अपने कदम वापस ले लेने चाहिए। वह लड़की जिसकी टांग रास्ते में मिली थी एक हिंदू लड़की थी। संस्कार के लिए उसके शरीर का कोई अंश उसके रिश्तेदारों का चाहिए था, इसलिए तालाब के पास से गुजरते हुए मैंने एक गड्ढा खोदा और उस टांग को दबा दिया ताकि बागिन उसे पा न सके, फिर जब भी जरूरत हो उसे निकाला जा सके। चट्टान पर बैठे मेरे साथी ने मुझे देख के चैन की सांस ली। बाघिन की गर्जना को सुनकर और मुझे लौटने में देरी होती देख उसने सोच लिया था कि मैं भी उसका शिकार बन चुका था। बहुत स्पष्टता से उसने स्वीकार किया कि उसकी चिंता यह थी कि वह अकेला गांव कैसे जाएगा। भरी बंदूक लिए हुए एक घबराए हुए आदमी के आगे आगे चलते हुए मुझे खतरनाक स्थिति का आभास हुआ। फिर उसके पीछे चलते हुए जब मैंने देखा कि वह फिसल कर गिर गया तो मैंने अपना विचार बदल लिया। उसकी बंदूक की नाल का मुख मेरी ओर था। यह बंदूक बचाव के लिए रोक के बिना थी, यानी कि सेफ्टी कैच नहीं था इसमें, और जरा सी ठोकर लगते ही दनादन गोलियां चल सकती थी। उस दिन के बाद इबर्टसन के अतिरिक्त मैं किसी और को साथ नहीं ले जाता था। यह पक्का नियम बना लिया था। कारण यह था कि यदि साथी निहत्था हो तो उसकी रक्षा करना कठिन हो जाता है, और यदि वह हथियार लिए हुए हो तो अपने को बचाना और भी कठिन हो जाता है। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचते तो मेरा साथी छुपाए हुए जूते निकाल के पहनने लगा। मैं भी बैठ के सिगरेट पीते पीते कल के लिए योजनाएं बनाने में थोड़ी देर के लिए व्यस्त हो गया। बागिन रात भर में अपना बचा हुआ शिकार खा लेगी और दिन में निश्चित रूप से चट्टानों पर लेट जाएगी। वहां पर उससे सामना होने की संभावना नहीं थी। यदि मैं उसे गोली से नहीं मार पाया तो वहां से चली जाएगी और फिर उसे खोजना कठिन हो जाएगा। केवल गश्त लगाना ही एकमात्र उपाय था। उसके लिए मैं कितने लोगों को एकत्र कर सकूंगा यह इस पे निर्भर करेगा। मैं पर्वत श्रेणियों के विराट प्रेक्षागृह के दक्षिण छोर पर बैठा था। वहां दूर दूर तक कोई बसाहट नहीं थी। एक जलधारा पश्चिम की ओर से आकर गहरी घाटी को काटती हुई नीचे की ओर जा रही थी। पूर्व की ओर एक धारा चट्टान से टकरा के उत्तर की ओर मुड़ी और पर्वत श्रेणी को छोड़ तंग दर्रे से नीचे उतर गई। मेरे सामने की पहाड़ी लगभग 2000 फीट ऊंची थी। वह छोटी छोटी घास से ढकी थी। कहीं कहीं चीड़ के पेड़ खड़े थे। पूर्व की ओर ढलवा थी जिसपे कुछ नहीं था सिवाय एक घुरल के। यदि मैं पर्याप्त पुरुष इकट्ठे कर सका तो पर्वत श्रेणी की पूरी लंबाई नदी से ढलवा पहाड़ी तक गश्त लगाते हुए यदि वे बागिन को अस्थिर कर सके तो वह बाहर जरूर निकलेगी। उसका आराम करने का सहज स्थान तंग घाटी में था। सच तो यह है कि यह काम सरल नहीं था, क्योंकि उत्तर की ओर की पहाड़ी जहां मैं बागिन को छोड़ के आया था वह 3.25 मील लंबा और आधा मील चौड़ा मार्ग घने जंगल वाला था। खैर, यदि गश्त लगाने वाले मेरे निर्देशों का पालन करेंगे तो मुझे मेरा शिकार मिलने के पर्याप्त अवसर थे। गांव में तहसीलदार मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने उसे सारी स्थिति समझा दी। उसे तुरंत अधिक से अधिक लोग इकट्ठा करने के लिए कहा। यह भी बताया कि कल जहाँ पे लड़की के कपड़े मिले थे उस पेड़ के नीचे वो मुझे मिले। तहसीलदार ने वादा किया और चंपावत की ओर चला गया। मैंने भी अपने बंगले की राह पकड़ ली। कार्य हो जाएगा। दूसरे दिन पोपटते ही मैं जाग गया, पेट भर के खाना खाया और मैंने अपने आदमियों से सामान लेके चंपावत पे मिलने को कहा। मैंने नीचे जाके एक बार फिर उस क्षेत्र का जायजा लिया। मुझे अपनी योजना में कोई कमी नजर नहीं आई। मैं समय से काफी पहले निर्धारित स्थान पर पहुंच गया। तहसीलदार को अधिक से अधिक लोगों को एकत्र करने में बहुत कठिनाई होगी, इसमें मुझे बहुत शक नहीं था। ग्रामवासियों के दिल में नरभक्षी का भय भीतर तक समा गया था। अपने घरों की सुरक्षा को छोड़ के आने के लिए उन्हें प्रेरित करना आसान नहीं था। 10 बजे तहसीलदार और एक आदमी पहुंचे। उसके बाद 2-2, 3-3 फिर दसियों के समूह पहुंचने लगे। दोपहर तक 298 लोग आ गए।
तहसीलदार ने सबको यह संदेश पहुंचा दिया था कि बिना लाइसेंस की बंदूकों को वह टोकेगा नहीं। जब जहां असलाह की आवश्यकता होगी दिया जाएगा। उस दिन जितने शस्त्र लाए गए उनसे एक संग्रहालय भर सकता था। जब सब लोग एक स्थान पर एकत्रित हो गए तो गोला बारूद बांट दिया गया। फिर मैं उन्हें पहाड़ी की चोटी तक ले गया जहां लड़की का पेटीकोट पड़ा था। सामने की पहाड़ी पे चीड़ के वृक्ष की ओर संकेत करके मैंने बताया कि बिजली गिरने से उसकी छाल निकल गई थी। मैंने निर्देश दिया कि वे सब पर्वत श्रेणी के साथ साथ पंक्तिबद्ध हो जाएं। जब मैं अपना रुमाल हिलाऊं तो बंदूक वाले गोली चला दें और दूसरे ढोल बजाना शुरू कर दें। शोर मचाए, बड़े बड़े पत्थर लुढ़काना शुरू कर दें। मेरे आने तक कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं ही सबको लेकर चलूंगा। जब मुझे विश्वास हो गया कि सब लोग मेरे निर्देशों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो मैं तहसीलदार के साथ आगे बढ़ा। उसके अनुसार वह मेरे साथ अधिक सुरक्षित है क्योंकि बंदूकधारी की गोलियां किस ओर से चल जाए भरोसा नहीं है, कितनी जाने चली जाए क्या पता। मैं लंबे और चक्करदार रास्ते से सामने की पहाड़ी पे पहुंचा और जले हुए चीड़ के वृक्ष तक मार्ग बनाया। यहाँ से पहाड़ी सीधी नीचे की ओर चली गई। तहसीलदार ने साफ सुथरे नए जूते पहने थे। जूतों से बने छालों को सहलाने के लिए जूते उतार के वह बैठ गया और आगे जाने से उसने इनकार कर दिया। पर्वत श्रेणी पे खड़े लोगों ने समझा कि मैं संकेत करना भूल गया हूँ। सबने गोलियां चला दी और खूब शोर मचा दिया। मैं अब भी तंग घाटी से 150 गज दूर था। ऊंची नीची पहाड़ियों से गुजरते हुए मैंने अपनी गर्दन को बचा के रखा। इसका कारण यह था कि मेरा पालन पोषण पहाड़ी प्रदेश में हुआ था, इसलिए बकरी के पैरों की तरह मेरे पैर पक्के हो गए थे। मैंने पहाड़ी से उतरते हुए तंग घाटी के मुंह के पास नरम हरी घास से सपाट जमीन का एक टुकड़ा देखा। इसे बेहतर जगह खोजने का समय न होने के कारण मैं वहीं बैठ गया। पहाड़ी पर मैंने अपनी पीठ टिका ली। घास 2 फुट लंबी थी और मेरा शरीर छुप गया। यदि मैं स्थिर बैठा रहता तो मेरी उपस्थिति को कोई न देख पाता। बागिन वहीं कहीं होगी ऐसा मेरा मानना था। वह दिशा मेरे बाएं कंधे के पीछे की ओर थी। पहाड़ों पर कोलाहल भर गया था। बंदूकों की गोलीबारी के साथ ढोल पीटने और सैकड़ों लोगों की चिल्लाहट मिल गई थी। शोरगुल जब अपने चरम पर था तो मुझे बागिन दिखाई दी। वह घास से भरी ढालू सतह पर से लंबे डग भरती हुई 2 संकरी गहरी घाटियों की ओर जा रही थी। वह मुझसे 300 गज की दूरी पे थी। वह अभी थोड़ी ही दूर गई होगी जब चीड़ के पेड़ से लक्ष्य साध कर बैठे हुए तहसीलदार ने अपनी 2 नाली से गोली दाग दी। इस आवाज को सुनकर बाघिन तेजी से मुड़कर जहां से आई थी उसी ओर चली गई। जो ही वह घने जंगल में प्रवेश कर रही थी मैंने राइफल ऊपर की ओर करके उसके पीछे एक गोली दाग दी। पर्वत श्रेणी पर स्थित लोगों ने 3 बार गोली की आवाज सुनी तो स्वाभाविक है सोच लिया कि बाघिन मार दी गई है। उन्होंने अपनी बंदूकें खाली कर दी और उत्तेजना से भरी चीखें मारी। मैं सांस रोककर बैठा था, प्रतीक्षा कर रहा था एक और चिल्लाहट की जिससे बाघिन के दोबारा दिखाई देने का पता चले। तभी अचानक वह मेरी बाईं ओर प्रकट होकर जलधारा के साथ साथ सीधे तंग घाटी की ओर आ गई। मेरी 500 नंबर की बिना धुएं की बारूद वाली राइफल चली। बाघिन एकाएक स्थिर हो गई। मुझे लगा कि मेरी गोली उसकी पीठ पर से निकल गई और वह अपनी शरण स्थली का रास्ता रुका पाकर खड़ी हो गई थी। वास्तव में मेरी गोली तो ठीक लगी थी पर थोड़ी पीछे की ओर। अपना सिर नीचे करके वह मेरी ओर आधी मुड़ी थी। इस स्थिति में वह मेरे लिए सुंदर लक्ष्य बन रही थी। वह कोई 30 गज दूर थी। मेरी दूसरी गोली से वह थोड़ा पीछे हटी जैसे पीड़ा हो रही हो, फिर चलने लगी। मैं सोच रहा था कि क्या करूंगा जब वह मुझ पर लपकेगी। मेरे पास और गोलियां नहीं थी, बस 3 ही लाया था। सोचा नहीं था कि तीसरी की आवश्यकता पड़ेगी। वह तो आपातकाल के लिए थी। सौभाग्य से घायल पशु ने आगे बढ़ने का निर्णय छोड़ दिया और मुड़कर नदी पार की चट्टानों के टुकड़ों पर चढ़ के पहाड़ी के बाहर निकले हिस्से पर आ गई। वहां एक छोटी सी झाड़ी की टहनियां तोड़ के फेंकने लगी। बचाव की चिंता छोड़ के मैंने चिल्ला के तहसीलदार से अपनी गन लाने को कहा। उसने भी ऊंची आवाज में कुछ उत्तर दिया। मैं केवल पैर शब्द सुन सका। मैंने राइफल रखी और पहाड़ी पे भाग के तहसीलदार के हाथ से गन छीनी और भाग के वापस आ गया। मैं जलधारा के पास पहुंचा तो बागिन झाड़ी से निकल के चट्टान से बाहर निकली हुई एक शिला पर ठहर के मेरी ओर चल पड़ी। मैं उससे 20 फुट की दूरी पर था। मैंने बंदूक उठाई तो कांप गया। मैंने देखा कि नाल और डांट के बीच आधे इंच से कम एक खाली जगह है। जब दोनों नाल से गोली चलाई गई थी तो गन चली ही नहीं। शायद अब भी गोली ने चले, पर बहुत बड़ा खतरा यह था कि विस्फोटक के फटने से मेरे अंधे होने का डर था।
खैर खतरा तो उठाना पड़ेगा। मैंने गोली का और मनकी की सीध मिलाई तो बागिन के मुख के अंदर का हिस्सा मुझे दिखा। मैंने गोली दाग दी, परंतु हुआ यह कि गोली मुंह में न लग के उसके पंजे में लग गई। हो सकता है मैंने झटका ज्यादा दे दिया हो, या फिर बंदूक में इतनी क्षमता ही न हो कि वह 20 फीट तक बेलनाकार गोली को सही दिशा में फेंक सके। पैर में लगी गोली को बाद में मैंने अपने नाखूनों से निकाला था। सौभाग्य से बागिन अंतिम सांसों पर थी। उसके पैरों को एक बार दबाने से वह आगे की ओर खिसक गई। चट्टान के किनारे पर सिर रखे हुए उसने अपने प्राण छोड़ दिए। जिस क्षण बागिन ने तंग घाटी में प्रवेश करने के लिए अपने छुपने की जगह छोड़ी थी, उसी समय से मैं साथ आए ढोल बजाने वालों को भूल गया था। उनके अस्तित्व का ज्ञान एक ऊंची आवाज से लौटा। कोई पुकार के कह रहा था, वह है वहां चट्टान पे, उसे नीचे उतारो, हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। क्या करने को कह रहे हैं लोग? अब तक दूसरे लोगों ने भी बागिन को देख लिया था। सारी पहाड़ियों पर से हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे की आवाजें गूंजने लगी। घायल बागिन ने पर्वत की ओर आगे को निकले हुए जिस शिलाखंड का सहारा लिया था, वह भाग्य से ढोल वालों के सामने था। वहां से रास्ता इतना तंग था कि मेरा निकलना ही मुश्किल था। मैंने बागिन के पास पहुंचकर उसके ऊपर से दूसरी ओर जाने की कोशिश की तो अनायास ध्यान आया कि प्राय मैं पशु को पत्थर मार के उसकी मृत्यु का निश्चय कर लेता हूँ। इस बार समय ही नहीं मिला। शुक्र है वह अब तक मर चुकी थी। दूसरी ओर के जंगल से लोग आते हुए दिखाई दिए। वे सब हाथों में बंदूकें, कुल्हाड़ियां, जंग लगी तलवारें और भाले लहराते हुए चल रहे थे। 12 से 14 फीट की ऊंचाई वाली चट्टान ने उनका रास्ता रोक लिया। नदी में जब बाढ़ आई होगी तो चट्टान का किनारा सीधा और मुलायम हो गया था। पंजा तक फंसाने के लिए कोई स्थान नहीं था। अपने भयावह शत्रु को देख के भीड़ का रोष समझ में आता था। वास्तव में उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा न था जिसने अपने परिवार का कोई सदस्य बाघिन के कारण खोया न था। एक आदमी शायद कमजोर दिमाग का था। वह एक नेता की तरह तलवार घुमाता हुआ बार बार एक ही बात चिल्लाकर कह रहा था, यही वह शैतान जिसने मेरी घरवाली और 2 बेटों को मारा था। भीड़ प्राय जितनी जल्दी उत्तेजित होती है उतनी जल्दी वह शांत भी हो जाती है। यहाँ इसका श्रेय उस आदमी को जाता है जिसकी पत्नी और बेटे बाघिन का शिकार हुए थे। उसी ने सबसे पहले अपना हथियार नीचे रखा था। वह चट्टान के पास आके बोला, साहब, हम सब शत्रु को देख के पागल हो गए थे। अब वो पागलपन दूर हो गया है। आप और तहसीलदार साहब हमें माफ कर दीजिए। मैंने अपनी बंदूक में से बच गई गोली निकाल के बंदूक को बागिन के पास रख दिया। मैंने हाथों से चट्टान को पकड़कर अपने को नीचे की ओर लटकाया और दूसरों की सहायता से जमीन पे उतरा। मेरे निर्देशों के अनुसार मृत पशु को धीरे धीरे नीचे लटकाया गया, फिर खुली जगह पे रख दिया गया ताकि सारी भीड़ उसे देख सके। जब बागिन चट्टान पर से नीचे मुझे देख रही थी तो मुझे आभास हुआ कि उसके मुंह में कोई तकलीफ तो है। अब उसके मुंह को खोलकर देखा तो दाईं और ऊपर और नीचे के नुकीले दांत टूटे हुए थे। ऊपर का आधा दांत और नीचे का दांत जड़ तक की हड्डी तक टूटा हुआ था। यह चोट गोली लगने से हुई लगती थी और सदा के लिए थी, इसलिए वह अपना सहज शिकार नहीं कर पाती होगी। पेट भरने के लिए वह नरभक्षणी बन गई। साथ आए लोगों ने मुझसे प्रार्थना की कि रात तक उसकी चमड़ी न उतारी जाए। वे बागिन को सारे गांव में दिखाना चाहते थे ताकि उनकी स्त्रियां और बच्चे उसे देख के विश्वास कर सकें कि उनका भयानक शत्रु मर चुका है। 2 टहनियां काट के बागिन के आसपास रख दी गई। कई लोगों की पगड़ियां, पेटियां, धोतियां लेकर पशु को कस के बांध दिया गया। सब तैयारी होने पर लकड़ियों को कंधों पर रखकर काफिला गांव की ओर चल पड़ा। पशु को उठाने वाले लोगों के साथ कुछ और लोग भी चल रहे थे। ऊंची चढ़ाई पर वे उनको सहारा दे रहे थे। दूर से देखने पर लग रहा था जैसे चींटियों की कतार किसी भोरे या बड़े से झिंगुर को उल्टा करके अपनी पीठ पे लाद के ऊपर की ओर जा रही हो। मुख्य सेना के पीछे छोटी सेना थी जिसने तहसीलदार को उठाया हुआ था। यदि 1000 फुट ऊंची चढ़ाई पर कोई भी रस्सा टूट जाता तो न जाने कितने लोग मर जाते। शुक्र है कि रस्सा टूटा नहीं। जब काफिला शिखर तक पहुंचा तो विजय यात्रा के गीत गाते हुए पुर की ओर चल पड़े और मैं तहसीलदार के साथ चंपावत की ओर। पहाड़ी के साथ साथ चलते हुए एक बार फिर मैं काले कांटों वाली झाड़ियों के सामने खड़ा था। कांटों में उलझे हुए काले लंबे वालों को देखता हुआ मैंने अंतिम बार नीचे की ओर उस रंग भूमि को देखा जो हमारे महाकार्यों की साक्षी थी। नीचे की ओर जाते हुए लोगों को उस अभागी किशोरी का सिर मिला। तंग घाटी से निकलता हुआ धुआं दिखाई दिया। उस किशोरी के संबंधी बागिन के अंतिम शिकार का
दाह संस्कार कर रहे थे। ये वही स्थान था जहां नरभक्षिणी को गोली मारी गई थी। रात को भोजन के बाद जब मैं तहसीलदार के आंगन में खड़ा था, मैंने देखा मशाले लिए एक जुलूस सामने की पहाड़ी पर नीचे की ओर जा रहा था। सब लोग कोरस में पहाड़ी गीत गा रहे थे। रात के स्थिर पवन में संगीत गूंज रहा था। 1 घंटे के बाद बाघिन मेरे पैरों पर लिटा दी गई। पशु की खाल उतारने का काम इतनी बड़ी भीड़ में होना कठिन था। मैंने पशु के पंजों और सिर को काटकर उन्हें दे दिया और खाल उतारने का काम बाद के लिए छोड़कर मैं वहां से चला आया। शव की रक्षा के लिए एक सिपाही तैनात कर दिया गया। दूसरे दिन गांव के सब लोग इकट्ठे हुए तो बाघिन का धड़, टांगे और पूंछ के छोटे छोटे टुकड़े करके बांट दिए गए। मांस और हड्डी का लॉकेट बना के बच्चों को पहनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहनने वाला साहसी बनता है और जंगली पशुओं से सुरक्षित रहता है। बाघिन ने जिस लड़की को हराया था उसकी उंगलियां मुझे भेज दी गई। मैंने उन्हें नंदा देवी मंदिर के पास नैनीताल झील में दबा दिया। मैं बाघिन की चमड़ी उतारने में व्यस्त था। उसी समय तहसीलदार, मुखिया, गांव के वृद्ध, चंपावत बाजार के व्यापारी मिलकर एक उत्सव की योजना बना रहे थे। मुझे प्रतिभोज और नृत्य संगीत उत्सव का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। मध्य रात्रि को सब लोग खुशी से शोर मचाते हुए उन सड़कों और रास्तों पर से लौट रहे थे जो बाघिन ने 4 साल से बंद कर रखे थे। मैं तहसीलदार के साथ आखिरी बार धूम्रपान कर रहा था। मैंने उसे बताया कि मैं और अधिक समय तक नहीं रुक सकता। उत्सव की अध्यक्षता का काम मेरे स्थान पे उसी को निभाना पड़ेगा। मैं अपने साथियों को लेकर 75 मील की यात्रा पर निकल पड़ा। मेरे पास केवल 2 दिन थे। सूर्योदय के समय मैं अपने साथियों को छोड़कर देवीधुरा की ओर चल पड़ा। वहां कुछ घंटे बिताकर मैं बाघिन की खाल उतारने का काम खत्म करना चाहता था। रात वहीं ठहरने का मेरा इरादा था। वहां पाली में झोपड़ी के पास से गुजरते हुए मुझे ध्यान आया कि उस गूंगी हो चुकी स्त्री से मिलना चाहिए। उसे शायद यह जान के कुछ संतोष हो कि उसकी बहन का बदला ले लिया गया है। मैंने घोड़े को खोल दिया चरने के लिए। वह बर्फ के इलाकों में पला था। वहां की वनस्पति खाने का आदी था, चाहे वह शाहबलूत वृक्ष के पत्ते हों या फिर बिच्छू बूटी। मैं पहाड़ी पे चढ़ के उसकी झोपड़ी तक पहुंचा। बाघिन की खाल को मैंने बिछा दिया। उसका सिर झोपड़ी के द्वार की ओर एक पत्थर से टिका दिया। बच्चे ये सब करते हुए मुझे देख रहे थे। मुझसे बातें करते बच्चों की आवाजें सुन के उनकी माँ रसोई से बाहर आ गई। एक सदमा लगने पर उत्पन्न हुआ कोई विकार दूसरा सदमा लगने पर ठीक हो जाता है, इस सिद्धांत पे मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इन बातों का कोई ज्ञान नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि यह स्त्री पिछले 1 साल से गूंगी हो गई थी और 4 दिन पहले मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पा रही थी। अब वह कभी आगे कभी पीछे दौड़ दौड़ कर अपने पति और गांव वालों को जोर जोर से चिल्लाकर बुला रही थी, जल्दी आओ, देखो साहब क्या लाए हैं। माँ को अचानक बोलते देख के बच्चे आश्चर्यचकित थे। वे माँ के चेहरे से आंखों हटा नहीं पा रहे थे। मैं गांव में विश्राम कर रहा था। मेरे लिए चाय तैयार हो रही थी। उसी बीच आई हुई भीड़ को मैं नरभक्षी को कैसे मारा गया है यह बता रहा था। 1 घंटे के बाद मैंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। आधा मील तक पाली के लोग मेरा जय जयकार करते रहे। दूसरी सुबह एक तेंदुए से मेरा रोमांचक सामना हुआ। इसका उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देवीधुरा से आगे जाने में मुझे देर हो गई थी। सौभाग्य से मुझे यह युवा घोड़ा मजबूत टांगों वाला था और भीतर से भी शक्तिशाली था। ऊंचाई पर उसकी पूंछ पकड़कर सपाट सड़क पर उसकी सवारी करके और ढलान पर उसके पीछे भागकर हमने नैनीताल तक का 45 मील का सफर 9 बजे सुबह से शाम 7 बजे के बीच तय कर लिया था। कुछ महीने बाद नैनीताल में एक दरबार लगाया गया जिसमें संयुक्त प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन हर्बर्ट ने चंपावत के तहसीलदार को एक बंदूक दी। मेरे साथी जिन्होंने मेरे साथ लड़की को ढूंढने में सहायता की थी को शिकार करने का एक सुंदर चाकू दिया। इन हथियारों पर उनके नाम और उनके काम का संदर्भ खुदा हुआ था। पीढ़ी दर पीढ़ी यह शस्त्र उनके परिवारों में पैतृक संपत्तियों के रूप में रखा जाएगा। इसी के साथ चंपावत मैन ईटर की कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें और अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।